हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार एवरीबॉडी। आज कुछ इंडियन मीडिया चैनल्स के बारे में बात की जाए। 3 मीडिया चैनल्स हैं जिनका नाम जहन में आता है, जो पिछले 2-3 दिनों में इनकी जो रिपोर्टिंग की वजह से काफ़ी हंगामा हुआ है और दैट ऑल्सो गिव्स यू अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये आप सबको चिंतित करता है और करना चाहिए जो हुआ है। ये 3 चैनल्स हैं। इंडिया टीवी, जो रजत शर्मा जिसके ओनर हैं, फाउंडर हैं। दूसरा है एक न्यूज़ नेशन। मैं आपको बताऊंगा, आपको न्यूज़ नेशन याद आ जाएगा, मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। और तीसरा है जी न्यूज़, जिसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। सबसे पहले बात तो इंडिया टीवी की, जो रजत शर्मा जिसके ओनर हैं। रजत शर्मा ने पिछले आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे 20 तारीख को मेरे ख्याल में उन्होंने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट ये था कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बाबा रामदेव जो योगा गुरु हैं कहते हैं अपने आप को, और पतंजलि के फाउंडर हैं, उन्होंने कुछ एक बनाया है, एक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाया है, उसको कोरोनिल कहते हैं, और कहते हैं कि ये कोविड-19 को फाइट करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये उनका क्लेम है। उनके क्लेम को लेकर के रजत शर्मा ने एक प्रोग्राम किया और उसको ट्वीट भी किया, और ट्वीट में क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूँ। उनका ट्वीट था, एज सेकेंड वेव ऑफ कोविड पैंडमिक लूम्स, रामदेव कोरोनिल गेन्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम WHO। उन्होंने कहा कि जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर का ख़तरा हमारे ऊपर है, ऐसे ही वक्त में WHO ने रामदेव के कोरोनिल को मंजूरी दे दी है। और दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि रामदेव का जो कोरोनिल है उसको WHO से मंजूरी मिल गई है। हालांकि WHO ने इस बात से इनकार किया था, एक दिन पहले ही इनकार किया था। WHO की एक साउथ ईस्ट एशिया की जो ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे WHO ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि ये हमारा काम नहीं है किसी भी मेडिसिन को अप्रूव करना, और ये सही भी है। चाहे वो फाइज़र का वैक्सीन चल रहा हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन चल रहा हो, पूरी दुनिया में जो अभी वैक्सीनेशन चल रहा हो, उसमें कहीं पे भी WHO की मंजूरी की ज़रूरत पड़ी नहीं है, ना WHO मंजूरी देता है। लेकिन रजत शर्मा ने ये ट्वीट कर दिया ना, इस पर काफ़ी उनकी क्रिटिसिज्म हुई, उनको बहुत ही कंडेमनेशन का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद वो टस से मस नहीं हुआ। उनका ट्वीट हज़ारों मरतबा रीट्वीट हुआ और उस पर लाइक भी पड़े, मतलब बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ। और रिपोर्ट तो उनका जो लिंक दिया था वेबसाइट का, उस पर भी जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक रही होगी। लोगों ने इनको याद दिलाया कि लुक, दिस इज़ पैंडेमिक, महामारी है, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। इसमें इंडिया में ऑलरेडी 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आप ऐसे फ्लिपेंट कैसे हो सकते हैं, इस तरह की फूहर पत्रकारिता कैसे कर सकते हैं, वो भी फेक न्यूज़ के ज़रिए। मैंने भी ट्वीट किया था। मैंने ये सोचा था कि चूँकि इतना बड़ा नाम है इंडियन टीवी चैनल का, जर्नलिस्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ टीवी चैनल का तो बड़ा नाम है, तो मुझे लगा कि अपनी खातिर नहीं तो जो इंसानियत के खातिर, चूँकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है, तो इसके बाद वो डिलीट कर देंगे, नहीं किया। और एग्जैक्टली यही ट्वीट उन्होंने हिंदी में भी किया था। तो गोया कि 2 ट्वीट इन्होंने किए थे, एक इंग्लिश ऑडियंस को केटर करने के लिए और दूसरा हिंदी ऑडियंस को केटर करने के लिए। मतलब इनकी मंशा ये थी कि ये जो फेक न्यूज़ हम फैला रहे हैं, इससे कोई भी बचा नहीं रहा है। जितनी ज़्यादा दूर तक ये पहुंच सके, उतनी दूरी तक इसको पहुंचाया जाए। इन्होंने डिलीट नहीं किया। बाद में फिर ये हुआ कि ट्विटर पे प्रेशर पड़ा कि भैया आप कैसे ऐसे फेक न्यूज़ को आप रहने दे सकते हैं। तो कल ट्विटर ने एक दिन के बाद, 24 घंटे के बाद, ट्विटर ने उनके दोनों ट्वीट्स को रिमूव कर दिया। इन्होंने खुद से तो डिलीट नहीं किया था, रिमूव कर दिया। इसके बावजूद अभी तक रजत शर्मा का उनकी कोई अपॉलॉजी नहीं आई है, उनकी तरफ से कोई माफ़ी नहीं आई है, विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग बट वेरी सैड कि इंडियन टीवी चैनल्स का इतना बड़ा नाम, जो बाय द वे इंडियन टीवी का जो इंटरनल वॉच डॉग है, जो नज़र रखती है टीवी चैनल के कमियों पे, NBS है, उसके ये प्रेसिडेंट भी हैं, उसके ये हेड भी हैं। उसके बावजूद जो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना काम इनकी तरफ से हुआ, तो एक तो ये था। दूसरा ये कि एक चैनल है न्यूज़ नेशन। आपको याद होगा कि 2019 इलेक्शन के पहले
न्यूज़ नेशन का एक शख्स है, टीवी पे आता है, दीपक चौरसिया नाम है, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था और जिसमें उन्होंने बड़े बड़े बहुत डिफ़िकल्ट सवाल किया था। उसने एक सवाल ये था कि आप बटुआ रखते हैं क्या, मतलब आप पैसा रखने के लिए बटुआ रखते हैं क्या। फिर उसके बाद उनकी कविता के बारे में काफ़ी तारीफ़ें की थी और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि एक कविता पढ़ के सुना दीजिए। फिर बाद में ये इल्ज़ाम लगे कि ये जो इंटरव्यू फिक्स था और इस सवाल का जितने भी सवाल पूछे जाने थे उसकी लिस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहले से दी जा चुकी थी। राहुल गांधी ने इस पे काफ़ी पॉटशॉट भी लिया था, उन्होंने कटाक्ष भी किया था। तो ये वही न्यूज़ नेशन है। कल सैफ अली खान बिकेम फादर, उनके घर में दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई। तैमूर उनका पहला बेटा है और कल उनके दूसरे बेटे की पैदाइश हुई। पहले से बहुत ही चर्चा थी, चूँकि करीना कपूर प्रेग्नेंट थी, तो जिस तरह का स्पॉटलाइट इन दोनों कपल के ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि लोगों की नज़र थी उस पर, तो बड़ी तेज़ी से ये बात फैल गई और काफ़ी इस पर कवरेज भी हुआ। लेकिन उसी बीच में न्यूज़ नेशन ने एक अलग ही उसने अपना एंगल लिया और एंगल लेकर के न्यूज़ नेशन की जो हेडलाइन थी वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। न्यूज़ नेशन की हेडलाइन ये थी कि इस बार कौन पैदा हुआ, औरंगज़ेब या टीपू सुल्तान। ये एक सो कॉल्ड मीडिया चैनल की हेडलाइन है। कैन यू इमेजिन कि किसी भी सेन वर्ल्ड में कहीं के भी आप जितनी भी गिरे हुए गिरी हुई अस्तर की आप पत्रकारिता करें या जर्नलिज्म करें, इस तरह की हेडलाइन तो मैंने कभी नहीं देखा है कि एक घर में किसी के घर में बच्चा पैदा होता है और आप खबर की हेडलाइन ये चलाते हैं कि इस बार कौन पैदा हुआ, औरंगज़ेब या टीपू सुल्तान। आपको बैकग्राउंड पता है कि जब तैमूर नाम रखा गया था सैफ अली खान की तरफ से, तो काफ़ी जो हिंदुत्व ब्रिगेड है, जो राइट विंग ब्रिगेड है, उन्होंने इस पर काफ़ी सवाल उठाया था कि अरे तैमूर तो एक इन्वेडर था और तैमूर के नाम पे आपने अपने बच्चे का नाम लिया, तो आप जो है उस इन्वेडर के एक्ट को आप अप्रूव कर रहे हैं। अब मतलब ये हिस्ट्री की बातें हैं, जाहिर सी बात है जो राइट विंग ब्रिगेड के लोग हैं उनको हिस्ट्री का तो कुछ पता नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और यहाँ से ट्वीट कर देते हैं। सैफ अली खान टस से मस नहीं हुए। बाद में करीना कपूर ने कहा कि एक मरतबा सैफ नाम बदलना भी चाहते थे लेकिन मैंने उनको मना किया कि नहीं, नाम नहीं बदला जाएगा। तो अब ये होने लगा है कि ये टीपू सुल्तान और औरंगज़ेब। ना इस ट्वीट में क्या प्रॉब्लम है? एक तो जर्नलिस्टिक प्रॉब्लम है कि इस तरह की हेडलाइन किसी मीडिया चैनल की नहीं हो सकती है, ये बहुत ही घटिया लेवल की पत्रकारिता है। एक तो ये पहलू है। दूसरा, इस हेडलाइन के ज़रिए जो हेट फैलाने की कोशिश हो रही है। टीपू सुल्तान आपको पता है कि मॉडर्न इंडिया के वो सबसे पहले फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अपनी जान दे दी थी। बहुत बहादुरी के उनके किस्से ऐसे हैं और बहुत ही जो रिलायबल हिस्ट्री अगर आप पढ़िएगा, मैं जा चुका हूँ वहाँ पे जहाँ पे उनको शहीद किया गया था, मैं वहाँ पे जा चुका हूँ कर्नाटका में। तो ये अपनी जान देती थी इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते। इसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज कि वो मुसलमान हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान एक हेट फिगर है। दूसरा, औरंगज़ेब के बारे में भी इनको बहुत प्रॉब्लम है। औरंगज़ेब को हालांकि कोई ऐसा ये नहीं है जिससे ये साबित होता है कि औरंगज़ेब एंटी हिंदू थे, लेकिन अब ये एक नई ट्रेंड चल पड़ी है जिसके ज़रिए अब औरंगज़ेब को भी ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो एंटी हिंदू थे। तो ये दोनों नाम दे करके ये दिखाया जा रहा है कि हेट फैलाने की किस तरह से कोशिश की जा रही है। मेरा सवाल सिर्फ यही है, मैं जब ये देख रहा था तो गुस्सा तो कम आया, अफसोस बहुत आया कि ये जो जर्नलिस्ट है जिसने भी लिखा होगा और जिसके कहने पे ये लिखा होगा, वो अपने घर में उसके घरों में उसके घर में किस बच्चों की परवरिश किस माहौल में हो रही होगी, मतलब किस तरह के नफ़रत में उन लोगों की परवरिश हो रही होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो अभी चल रहा है, जिस तरह की नफ़रत की खेती की जा रही है, इससे सिर्फ प्रेजेंट इंडिया को नुकसान नहीं हो रहा है, इससे कई जनरेशन बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और अफेक्टेड हो रही है। और मेरा ये मानना ये है कि जो पिछले 5 साल में हुआ है, जो नफ़रत की खेती की गई है और उसको हवा दी गई है, उससे इंडिया की जो आने वाली 2 जनरेशन तो कम से कम ऐसी है जो बिल्कुल तबाह हो गई है। इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में, ये आप लिख करके ले लीजिएगा। चूँकि अब तक हमें मतलब ब्रॉडली जो राइट विंग जो इकोसिस्टम है उनको कभी लगता ही नहीं है कि इससे नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। एक ट्वीट का मामला नहीं है, मतलब चाहे वो वसीम जाफ़र का मामला हो, चाहे वो सैफ अली खान का, चूँकि मुसलमान नेम है, उनका मुस्लिम नेम है, अब उसकी वजह से इस तरह के नफ़रत वाले ट्वीट यहाँ पे किए जाए और इन लोगों की रीच बड़ी है।
चूँकि राइट विंग इकोसिस्टम जो है वो बड़ी तेज़ी से फैलाते हैं इस चीज़ों को। तो आप समझ जाइए कि उनके घरों में बच्चों की परवरिश तो एक बिल्कुल ही हेटफुल माहौल में तो हो ही रही है। जिस तरह से फैलाया जा रहा है, जो भी इस इकोसिस्टम के मेंबर हैं उनके घरों का भी मोरलेस यही हाल होगा। लेकिन चूँकि जर्नलिस्ट हैं हम, और हम कहते हैं अपने आप को जब जर्नलिस्ट कहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। अगर हम इस तरह की नीचता पे उतर आते हैं तो मुझे तो इनके बारे में फ़िक्र कम है, इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है अपने ज़मीर को बेच करके, लेकिन इनके घरों में जो बच्चे हैं और जो बच्चों की परवरिश हो रही है, जो फ्यूचर है ये कंट्री के, उन पे बहुत ज़्यादा तरस आता है। एक तो दूसरा ये, तीसरा एक और था वो जी न्यूज़ यूजुअल सस्पेक्ट चंद्रशेखर आज़ाद एक दलित लीडर हैं, आप सब जानते होंगे इनको। इन्होंने अपनी भीम आर्मी बनाई है यूपी में, दलितों के लिए लड़ते रहे हैं, जेल में भी गए हैं। एंटी सीए प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा था तो उसमें भी ये आए थे, इन्होंने अपना सपोर्ट दिया था। इनको टाइम मैगजीन ने टॉप 100 जो इमर्जिंग लीडर्स हैं, ग्लोबल इमर्जिंग लीडर्स हैं, उनमें शामिल किया है। अब ये बात जी न्यूज़ को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने आनंद फानंद में अपने एक सो कॉल रिपोर्टर को, रिप्रेजेंटेटिव हम कहते हैं, रिपोर्टर चैनल्स के कोई रिपोर्टर नहीं होते, मैं नहीं मानता, ये रिप्रेजेंटेटिव को जिनका नाम अमित भारद्वाज है। अब देखिए, अमित भारद्वाज एक दलित लीडर को एक टाइम मैगजीन ने जब ऑनर किया तो इनकी सुलग गई, इनको अच्छा नहीं लगा, ये निकल पड़े बाहर उनकी तस्वीर देख करके। ये आप फोटो देख सकते हैं कि ये तस्वीर उनका एक पोस्टर दिखा करके लोगों से पूछने लगे कि देखिए आप में से कितने लोग इनको जानते हैं। और उन्होंने दिखा दिया कि 17 लोगों से उन्होंने बात की या 20 लोगों से बात की तो सिर्फ 3 लोग उनको पहचान पाए, बाकी लोग नहीं पहचान पाए। तो इन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि लुक, यहाँ इंडिया में इतने सारे लोग तो इनको जानते ही नहीं है, तो टाइम मैगजीन को कैसे पता चल गया कि एक इमर्जिंग लीडर है ना। इसमें बहुत सा बवाल हुआ। जो दलित एक्टिविस्ट हैं उन्होंने उनके नाम पे चुटकी ली कि ये देखो अमित भारद्वाज यानी अपर कास्ट हिंदू हैं, तो जाहिर सी बात है एक दलित को इतनी इज्जत मिल रही है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, तो इनको तो अब ये बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही था, मैं जब सोच रहा था कि ये बड़े फ़ख्र से और बहुत ही प्राइड के साथ ये कह रहे थे कि लुक, हमने ये साबित कर दिया कि इतने सारे लोग जो हैं ये भीम आर्मी के लीडर को नहीं जानते हैं, सो देयरफॉर ही इज़ नॉट अ वेरी क्रेडिबल लीडर और नॉट दैट पॉपुलर लीडर। मैं उस वक्त सोच रहा था कि यही चैनल है जो आए दिन ये दम भरता है कि हम इंडिया के नंबर 1 चैनल है और हमें करोड़ों लोग देखते हैं। इन्हीं के चैनल पे आए दिन भीम आर्मी के जो हेड हैं, जो चंद्रशेखर हैं, इनके बारे में कवरेज किया जाता है। तो इन अ वे ये अपने आप को ये इंसल्ट कर रहे थे, ह्यूमिलिएट कर रहे थे, ये दिखा करके कि हमें कोई देखता वेखता नहीं है। क्योंकि अगर इनके चैनल को देखने वालों में से सिर्फ 3 लोग अगर भीम आर्मी के चीफ को पहचान पाएँ तो ये भीम आर्मी के चीफ के बारे में कम और इनके चैनल के बारे में बहुत बड़ी कमेंट्री है। तो जहाँ तक कास्टिज़म और वो बात तो अलग है। मैं जिस तरह से मैंने इस एपिसोड को देखा वो था कि इनका जो क्लेम है अपने चैनल की पॉपुलैरिटी के बारे में वो बिल्कुल ज़ीरो है, इनको कोई देखता वेखता नहीं है। और वो साबित हो गया कि जब 17 में से अगर सिर्फ 3 ही लोग इनको जानते हैं तो ये साबित हो गया कि इनके चैनल को कोई देखता नहीं है। ये 3 है, चौथा और भी है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगा कि इन 3 चैनल्स के बारे में इन्होंने जो गलाजत और जो गंदगी जो फैला रहे हैं, और पिछले 3 दिनों में ही ये एपिसोड आए, रोज़ाना ही चलता रहता है। मैंने ये ठान लिया है कि आने वाले दिनों में इनकी इन कमियों को आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म से लाता रहूँगा। ये ज़रूरी है कि इनको एक्सपोज किया जाए, तब जा कर के कहीं ना कहीं इस उम्मीद के साथ कि इनको कहीं शर्म आ जाएगी और ये जो गलाजत कर रहे हैं, जो घिनौनापन कर रहे हैं पत्रकारिता के नाम पे, जर्नलिज्म के नाम पे, शायद उसको रोक देंगे। सो थैंक you very much, and again, please like and share this video, and also subscribe to our channel. This is the least you can do to support honest journalism. Thank you very much. God bless you. Stay safe.